नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण कंपटीशन क्लासेज में। मैं मांगीलाल शर्मा लेकर आया हूं आरटेट 2013 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि आपको पता है, अभी रीट हो रही है और पहले होती थी आरटेट 2013 का पेपर सॉल्यूशन है ये। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आरटेट 2015 का पेपर सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा, जो कि आपके लिए रीट जो साइंस में अच्छी तैयारी करें हैं उनके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 121 से 150 क्वेश्चन साइंस के आए थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायो, प्लस 10 क्वेश्चन आए थे शिक्षण विधियों के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन शुरू है। 121 नंबर है, रेशेदार मूल का उदाहरण है सरसों, चना, मक्का, गाजर। तो इसका सही आंसर होगा मक्का। तो रेशेदार मूल का उदाहरण है मक्का। और जो भी आंसर बता रहा हूँ वो आंसर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी आंसर की से बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुनना। सेकंड प्रश्न है, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। हैजा को होने का कारण है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वीडियो कोलेरी। तो हैजा किस वायरस के कारण होता है? तो वीडियो कोलेरी। किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कोलोरी है। कौन सा होता है? विब्रियो कोलोरी। नेक्स्ट 123 नंबर प्रश्न है, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ जीव जंतु है वो पेड़ पौधों को भी ग्रहण करते हैं और जंतुओं को भी भोजन में ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं उनको बोलते हैं शैवारी। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से। तो ये कवक से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? कवक से। सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है 125 नंबर, मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरित होना कायांतर कहते हैं। कायांतर का नियमन किसके कारण होता है? तो जैसा कि आपको पता है, कायांतर का नियमन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। इसके लिए मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरित होने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्ले थ्रेड। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को क्ले थ्रेड कहा जाता है। तो जैसा कि इसे ऑप्शन भी देख लो, यूरेनियम है जो एक यूरेनियम तत्व है, थोरियम भी तत्व है, और सेलुलोज जो कि पेड़ पादपों में पाया जाता है। तो समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को बोलते हैं क्ले थ्रेड। 127 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे हुए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 4, 5, 6 और 7। जैसा कि आपको सूत्र पता होगा 360/50। पहले n का मान निकालते हैं। तो 360/50 करोगे तो 1 0 से 1 0, 5 का भाग 7 बार, 0.1 से 0, 7.2। और जब भी अगर पॉइंट में मान ऊपर जा रहा है तो n का मान अगली संख्या गिना जाता है। इसका मतलब n का मान क्या हो गया? 8। फिर समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो n-1 प्रतिबिंब बनते हैं। तो 8 - 1 कितना हो गया? 7। तो इसका सही आंसर होगा 7। नेक्स्ट प्रश्न है 128 नंबर, 27 किलोग्राम वेट इज इक्विवेलेंट टू। 27 किलोग्राम का भार तुल्य होता है। और यह प्रश्न हमने पहले भी एक बार रीट साइंस में फिजिक्स क्वेश्चन में सोल्व किया था, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। तो 27 किलोग्राम भार है, तो 27 किलोग्राम गुणा 9.8 गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दो, बाहर निकल जाएगा। तो 27 को 9.8 से गुणा करेंगे तो 64.6। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। 129 नंबर प्रश्न है, खालिस्तान से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 60 डेसिबल और 80 डेसिबल। तो 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। 130 नंबर प्रश्न,
ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव्य अवस्था में बदले सिद्ध गैसीय अवस्था में, ठोस से सिद्ध गैसीय अवस्था में बदलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उदरपातन। ये एकदम सही प्रश्न है, उदरपातन होता है। और इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? मंगल, जैसा कि आपको पता है मंगल के फेबोस और डेमोस 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी के चंद्रमा उपग्रह, बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह गयासीपिड और 67 उपग्रह है बृहस्पति के। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? शुक्र। शुक्र के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सही आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट प्रश्न है 132 नंबर। लेजर की खोज किसने की? लेजर की खोज किसने की? W.K. रोंजन, गॉडफ्रे हाउसफील्ड, थियोडोर मेमेनी, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो लेजर की खोज करने वाले थी थियोडोर मेमेनी। लेजर की खोज किसने की? थियोडोर मेमेनी। इसका सही आंसर हो गया सी। अब आपको पूछा जा सकता है लेजर का पूरा नाम, अब की बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है लेजर का पूरा नाम क्या होता है? तो लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर का पूरा नाम क्या हो गया? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 133 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, सल्फर, थोरियम और मरकरी। और आपको ये पता होगा ये एकमात्र ऐसी धातु है, अपवाद है, जो मरकरी जिसका प्रतीक होता है Hg, यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है 134 नंबर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे होते हैं जो गर्म करने पर दृढ़ हो जाते हैं। इन्हें ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं, ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक भी कहते हैं। तो इनमें से होते हैं, एक तो होता है बेकेलाइट, एक होता है मेलामाइन। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है कपास का बहुलक है, जो कपास होता है उसका बहुलक है सेलुलोज, रेयोन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो कपास का बहुलक होता है सेलुलोज। इसका सही आंसर हो गया ए। 136 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधागृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? CO2, CO, O2, NO2। CO2, तो इसका सही आंसर हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पौधागृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। 137 नंबर क्वेश्चन है परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है? परमाणु की कक्षा होती है K, L, M और N। इसमें इसका n बराबर इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। तो इसके लिए तो होता है मान 2, इसके लिए 8, इसके लिए 18 और इसके लिए 32। तो परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। तो सही आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट प्रश्न है 138 नंबर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या क्रम से 98 व 251 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रम से होगी। जो परमाणु क्रमांक है वही तो प्रोटॉन होगा, मतलब 98 प्रोटॉन और 98 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब 98 वाले ऑप्शन होंगे। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो द्रव्यमान संख्या ए है उसमें से प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक Z घटा दो, P या Z घटा दो, तो आ जाएगा 251 माइनस 98। तो इसको हल करोगे तो आप 153। तो अब इसका आंसर क्या हो गया? 98 और 50, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा 98 और 153। मतलब 98 प्रोटॉन, 98 इलेक्ट्रॉन और 153 न्यूट्रॉन होंगे। तो सही आंसर क्या हो गया? ए। 139 नंबर प्रश्न है फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? द्रव ऑक्सीजन का, द्रव हाइड्रोजन का, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है द्रव नाइट्रोजन का। N2 का उपयोग या द्रव नाइट्रोजन का उपयोग फिल्म पर नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए किया जाता है। 139 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के लिए काम में लिया जाता है? सड़क बनाने के लिए काम में लिया जाना कौन सा उत्पाद है? तो कोक, बिटुमन, पैराफिन और नेफ्थलीन। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसे बिटुमिन या एस्फोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एस्फोल्ट, इसे एस्फोल्ट भी बोलते हैं और हम सामान्य भाषा में इसे बोलते हैं डांबर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, याद रखना बी, बिटुमेन या डांबर या एस्फोल्ट। अब 20% हो गए हमारे सब्जेक्ट के, और अब आएगा टीचिंग मेथड्स के 141 से। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वर्तमान का अनुसंधान एवं व्याख्या करता है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, W.C. डैम्पियर, जे जैकोब्सन, B.S. ब्लूम। तो इसका सही आंसर होगा सी, जे जैकोब्सन ने यह परिभाषा दी थी। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वर्तमान का अनुसंधान एवं व्याख्या है। 142 नंबर प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 143 नंबर, वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोग की जाती है? तकनीकी युग की बात करें तो योजनाबद्ध अनुदेशन, दल शिक्षण, कंप्यूटर सहायतित शिक्षण, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी, कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन। और अगर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर सहायतित शिक्षण या कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है या के प्रतिपादक कौन है? तो इसका प्रतिपादक है लॉरेंस स्टूलोरो और सिडनी एल प्रेसे। सिडनी एल प्रेसे। नेक्स्ट प्रश्न है 144 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? गत्यात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आने वाला कौन सा पक्ष है? तो व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण, अनुकूलन और विश्लेषण। तो गत्यात्मक पक्ष के अंतर्गत या गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है प्रत्यक्षीकरण। सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है 145 नंबर, प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों या प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? एक तो होते हैं शैक्षिक उद्देश्य और एक होते हैं शिक्षण उद्देश्य। एक तो हो गए एक तो होते हैं शैक्षिक और एक होते हैं शिक्षण। शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं इनको बोलते हैं प्राप्य उद्देश्य, और इन्हें बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य भी बोलते हैं, और इनको बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। तो इस प्रश्न में क्या हुआ कि प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य, वो ये दोनों उद्देश्य अलग अलग है। इनका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न में शैक्षिक उद्देश्य भी दे दिया और ओब्लिक देके प्राप्य उद्देश्य दे दिया, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। इस कारण ये प्रश्न डिलीट हो गया था। वैसे अगर यहाँ पे प्राप्य उद्देश्य की जगह शिक्षण उद्देश्य दिया हुआ होता या सामान्य उद्देश्य दिया हुआ होता तो इसका उत्तर होता B.S. ब्लूम। उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? B.S. ब्लूम ने। 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि। ये तीनों प्रयोग विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि, ये तीनों विधि बाल केंद्रित विधि मानी जाती है, जबकि व्याख्यान विधि और सब्जेक्ट में भी आप पढ़ते हो व्याख्यान विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? शिक्षण अपूर्ण है, विसंकलन होता है, वे साध्य पद्धति है, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता न होना और वास्तविक जीवन से संबंधित होना। तो ये तीनों दोष है, जबकि वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, ये गुण है इसका। वास्तविक जीवन से संबंधित होती है प्रोजेक्ट पद्धति और ये इसका गुण है। तो सही आंसर क्या हो गया? डी, ये दोष नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 148, प्रयोगशाला विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? प्रयोगशाला विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? वैसे प्रयोगशाला विधि में मैंने भी आज तक 6 सोपान देखे हैं। हर बुक में, हर गाइड में 6 सोपान माने गए हैं। तो इसका आंसर सही 6 होना चाहिए, लेकिन उस टाइम एग्जाम में इसका आंसर माना गया था 4। तो आप खोज करना और अगर सही उत्तर मिले तो कमेंट में लिखना। तो मेरे अनुसार तो इसका आंसर होगा 6, लेकिन इसमें 4 माने गए हैं। तो कैसे माने गए हैं इसका आप खोज करना और सही आंसर आपको अगर आता है तो इस कमेंट में लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है 149, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है? निरीक्षण करना गुणात्मक परीक्षा है, रेटिंग स्केल गुणात्मक परीक्षा है, जांच सूची गुणात्मक परीक्षा है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है इसमें ये गुणात्मक परीक्षा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गुणों का अध्ययन नहीं किया जाता।
150 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वदर्शी सामग्री है? चित्र विस्तारक यंत्र, बुलेटिन बोर्ड, पैनल बोर्ड, ये तो हो गया प्रोजेक्टर, ये दृश्य साधन है। बुलेटिन बोर्ड भी दृश्य है, पैनल भी दृश्य है। हमने पूछा दृश्य सर्व सामग्री वर्ड चित्र, तो वर्ड चित्र वैसे आप अगर वर्ड चित्र आपको कन्फ्यूज होगा कि वर्ड चित्र क्या होता है, तो वर्ड चित्र होता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। वर्ड चित्र बोलते हैं, ये वर्ड वाला चित्र नहीं है, चार्ट वगैरह वो नहीं है, ये है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है वो सर्वदर्शी जो फिल्म होती है वो सर्वदर्शी में गिनी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे वीडियो लेके आगे वाले वीडियो में। 2015 के पेपर का सॉल्यूशन और मैथ के पेपर का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा।